वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। अभी तो जो बड़ी खबरें आज आपकी स्क्रीन पे चल रही हैं उसमें सदर ममलिकत को कोरोना हो गया। कोरोना अपनी पीक पे, अल्लाह आरिफ अलवी साहब को सेहत दे, वज़ीर दिफा को भी कोरोना हो गया, उनको भी सेहत दे। और जो कोरोना में मुलविस है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया भर में, तो एहतियात जो है व्यूअर्स आपने बहुत ज़्यादा करनी, क्योंकि इस वक्त अपनी पीक पे है। पंजाब में, लाहौर में ये 15% से ऊपर ऑलमोस्ट चला गया हुआ है। और पाकिस्तान में इस वक्त जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जिसकी वैक्सीनेशन की बारी है वो लाजमी जाके लगवाएं। आज की एक और बहुत बड़ी पॉलिटिकल खबर जो थी वो ये कि वज़ीर ख़जाना के स्लॉट से जो है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अब किसको दिया जाएगा। हफीज़ शेख साहब ऑब्वियसली सेनेटर मुंतखब नहीं हुए, तो वो हमाद अज़हर साहब को मिल गया है। लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ कि क्या ये वक्ती तौर पे मिला है और क्या हफीज़ शेख साहब को KP से सेनेटर बना के दोबारा लाया जाएगा वज़ारत ख़जाना पे, या ये परमानेंट स्लॉट हमाद अज़हर साहब को चला गया। इस पर भी बात करेंगे ज़रूर। लेकिन सबसे अहम बात, आज तो एक तो वज़ीर ख़जाना की बरतरफ़ी है। बिलावल साहब ने कहा कि ये PDM की फ़तह है, लेकिन जो असल शिकस्त है PDM की, मैं आपको वो पहले बता दूँ। थोड़ा सा बैकग्राउंड, 1990s के अंदर ये PDM की दो बड़ी पार्टीज़, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इन दोनों ने एक दूसरे को गालियाँ दी। इनकी पॉलिसी स्टेटमेंट थी ये गद्दार हैं, एक दूसरे को गद्दारी के इल्ज़ाम भी लगाए, करप्शन के इल्ज़ाम भी लगाए। फिर उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया और ये लिखा उसके अंदर कि जो पहले जो कुछ भी ये कह रहे थे वो झूठ था। और असल बात यह है कि नहीं जी, वो क्योंकि अगर तो एक पार्टी गद्दार है तो दुनिया में कौन सा ऐसा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है जो एक मुल्क से गद्दारी करने वालों को माफ़ कर दे। 12 चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया, अमन वादशी हो गई, इलेक्शन हुआ, बेनज़ीर भुट्टो साहबा का वाक़या हो गया, पीपल्स पार्टी पावर में आ गई। उसके बाद दोबारा वायलेशन होगी चार्टर डेमोक्रेसी की। और नवाज शरीफ साहब ने जो है ना सिर्फ काला कोट पहन के गए पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ गद्दारी के केस के अंदर, बल्कि वही करप्शन और पूरे उन्होंने जहाद कर दिया शहबाज शरीफ ने और नवाज शरीफ साहब ने कि ये करप्ट तरीन पार्टी, करप्ट टोला। और उन्होंने कहा कि जर बाबा और 40 चोर, जरदारी साहब चोर है। ये पॉलिसी स्टेटमेंट थी नवाज शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ साहब की। उस तरफ जरदारी साहब ने भी इनकी ऐसी तैसी और धजियाँ उड़ाई और क्या कुछ नहीं कहा इनको। और जब पनामा का आया तो उनको नहीं छोड़ा उन्होंने अपार्टमेंट्स के ऊपर, पीपल्स पार्टी वालों ने भी। लेकिन फिर अचानक इमरान खान की सियासी दुश्मनी में ये दोनों भूल गए कि एक इनमें गद्दार है, कोई मोदी का यार है, करप्ट है, ये सब भूल गए। इन्होंने कहा हम सब अच्छे हैं और इमरान खान बुरा है। ये सब इकट्ठे होकर बैठ गए। इन्होंने कहा कि जी वो बातें सारी झूठी थी। ऑब्वियसली झूठी होंगी तभी बैठे होंगे ना, कि अदरवाइज तो अगर एक दूसरे को गद्दार कह रहा है और वो सच्ची बात है तो गद्दार के साथ आप बुग़्ज़ इमरान खान में भी किस तरह बैठ सकते हैं। चलो जी, वो बैठ के इन्होंने PDM बना ली। अब PDM में इन्होंने बड़ा अपना सलूक रखा और कहा बाकी बातें झूठ थी और ये और वो, हम तो आज से बहन भाई और सब भाई भाई हैं। उसके बाद PDM ऑब्वियसली अब टूट गई। ये अनाउंस नहीं कर रहे PDM वाले, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि PDM टूट गई। अब जब PDM टूट गई है तो अब एक दफ़ा फिर जो है वो नून लीग की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से एक दूसरे के ऊपर वो पुरानी यादाश्तें, वो पुराने इल्ज़ामात, वो करप्शन की चीज़ें, वो गद्दारी की चीज़ें अब आनी शुरू हो गई हैं। तो सवाल ये है कि क्या लोग इन पे अब बिलीव करेंगे जो दो दफ़ा एक दूसरे को इल्ज़ाम लगा के खुद डिक्लेयर कर चुके हैं कि हमने झूठ बोला था या गलत बयानी की थी, और अब फिर अगर एक दूसरे पे दुष्कर्म ताज़ी, उसकी क्या वैल्यू होगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात जो उसमें हुई है, ये बात नहीं कि ये हैरानकुन बात है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो वाहिद ऑपोजिशन लीडर है जो हुकूमत के 4 वोटों से ऑपोजिशन लीडर बने। हैरानकुन बात उससे बढ़ के रहे जो मरीम नवाज साहबा ने जिसका इंकशाफ किया और बिलावल भुट्टो ने उसको इंडोर्स किया कि बेसिकली तो प्लान ये था कि परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाया जाए, क्योंकि बकौल मरीम नवाज साहबा के एस्टैब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी मिलकर ये करना चाह रही थी, लेकिन नवाज शरीफ ने रोक दिया। अब ये इतनी बड़ी खबर है कि, और इतनी हैरानकुन खबर है कि पहले सुन ले क्या कहा मरीम नवाज, ताकि आपको जरा वाज़ेह हो जाए सिचुएशन। आसिफ जरदारी साहब ने ये ऑफर की PDM के अंदर कि अगर मुस्लिम लीग नून चाहे, इमरान खान साहब बुज़दार को सपोर्ट करते हैं और सिलेक्टर्स ये चाहते थे कि पंजाब के अंदर तब्दीली आए, तो उन्होंने ये कहा कि हम मुस्लिम लीग नून अगर माने और PDM अगर माने तो हम पंजाब के अंदर तब्दीली ले आएँ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हम परवेज़ इलाही साहब को या किसी और को हम चीफ मिनिस्टर बना दें। मियां साहब ने कहा कि मुझे अगर अपने असूलों की कुर्बानी देकर और सिलेक्टर्स के साथ मिलकर उस बयानिए पे से हम नहीं हटेंगे, चाहे उसके बदले हमें इक़्तिदार मिलता हो। मियां साहब ने इसका साफ इनकार कर दिया। और जहां तक सब पर भारी की बात है, मियां साहब भी अपने असूल कुर्बान कर दें तो हम तो पूरे पाकिस्तान पे भारी हो सकते हैं। भाई भारी सबको होना आता है। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि अगर ऐसा हुआ है कि पीपल्स पार्टी एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर बकौल मरीम नवाज साहिबा के पंजाब में बुज़दार साहब हुकूमत पलटाने चले, तो फिर तो हुकूमत के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल निशान है कि वो कहाँ स्टैंड कर रही है इस वक्त। इसको बिलावल भुट्टो साहब ने अपने स्टाइल में बयान किया, जरा वो भी सुन लें। चूँकि बात नहीं है, एक्शन प्लान में हम अदम एतमाद और पार्लिमानी ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे, और जो हमारा बातचीत उस वक्त वहाँ हुआ था वो पंजाब के लिए, स्पीकर के लिए और नेशनल असम्बली के लिए बात हो चुका था। जहाँ तक कौन बनेगा
पंजाब का वज़ीर आला, सबसे पहले हक जो है वो नून लीग का है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब में हमजा शहबाज है। अगर किसी वजह से वो हमजा शहबाज साहब को नहीं बनाना चाहते हैं, उस सूरत में परवेज़ इलाही के साथ भी ज़रूर बात करना पड़ेगा और दूसरे जमातों के साथ और दूसरों वोट को इकट्ठा करना पड़ेगा। सेनेटर शिबली फराज साहब, सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब और चौधरी मंजूर साहब व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं। शिबली फराज साहब, पहला सवाल तो आपसे बनता है सर, ये अगर ये बातें दोनों की सीरियस ले ली जाए, दोनों पार्टीज़ की, कि इतनी बड़ी चेंज होने जा रही थी जिसके अंदर जरदारी साहब जो है वो नवाज शरीफ को कन्विंस कर रहे थे कि परवेज़ इलाही भी हमारे ऑन बोर्ड है, एस्टैब्लिशमेंट भी हमारे ऑन बोर्ड है, बुज़दार को हटा देना ताकि इमरान खान साहब की हुकूमत को हिला दिया जाए, और नवाज शरीफ साहब ने नहीं मानी ये बात। ये आपके लिए अलार्मिंग बात है? देखें, इनकी किसी भी बात पे यकीन नहीं किया जा सकता। जिस तरह के इन्होंने अपना ये पीडीएम का सफर लेकर चले और जिस तरह ये इख्तिताम पजीर हुआ, उससे यही जाहिर हुआ कि जो मरियम नवाज हैं वो इस पूरे पीडीएम को डोमिनेट करना चाहती थी। वो जिद और इना की बुनियाद पर अपनी पोजीशंस लेती थी और इसी वजह से उन्होंने बगैर किसी उसके वजह के एक ऐसा बयानिया भी शुरू किया जिससे कि बाकी पार्टियां इत्तेफाक नहीं करती थी, चाहे भले वो उसको ओपनली कहती थी या अपने उसकी मीटिंग से दौरान ये बात करते थे। लेकिन हुआ यही कि इन्होंने आखिर में इन्होंने बिखरना था और वो बिखर गए, क्योंकि इसकी जो बुनियादी वजह थी, ये तो सारी अब जो एक आइडियोलॉजिकल बातें कर रही हैं, अभी नहीं सोचें कि अब नवाज शरीफ आइडियोलॉजिकल बातें कर रहे हैं, ये कभी हुआ नहीं है। इनकी सियासत में कभी ना उसूल थे, ना कभी उसमें आइडियोलॉजी थी। उनका सिर्फ एक आइडियोलॉजी थी कि आपने इक़्तिदार में आना है और इक़्तिदार में आकर आपने अपने कारोबार को दवाम देना है। ये बुनियादी सिंपल स्ट्रेटजी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, जो कि आज बिल्कुल एक ऐसा बयानिया लेके चल रही है जिसमें कि न तो उसकी तारीख में ये नज़ीर मिलती है कि उन्होंने कभी भी अपोजिशन की सियासत की हो। ये अगर इक़्तिदार में हो तो ठीक है, अगर इक़्तिदार में ना हो तो फिर ये शिबली साहब, मुझे आपकी बहुत सी बातों से लोग एग्री भी कर रहे होंगे, डिसएग्री भी कर रहे होंगे, लेकिन एक बात तो बताइए ना कि आपकी हुकूमती पार्टी थी, बाप के जो अरकान थे, उन्होंने किस तरह पीपल्स पार्टी को, उसी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट दे दिया जिन्होंने कुछ दिन पहले उनको हराया था सेनेट के अंदर? ये किस तरह हुआ? इसका मतलब तो ये कि या तो इस्टेब्लिशमेंट ने डायरेक्टली उन 4 सेनेटर्स को कहा कि वो उनको वोट दे दें, या फिर आप भी ऑन बोर्ड हैं या आप ऑन बोर्ड नहीं है इस पे, जो बाप वालों ने वोट दिया यूसुफ रज़ा, आपके लिए अलार्मिंग बात नहीं है? हम बिल्कुल ऑन बोर्ड नहीं है। देखें जी, बात ये है कि जो अपोजिशन के जो मसाइल थे वो तो अपोजिशन ने अपने लिए हल करने थे। अब होता ये है कि पार्लियामेंट में, चाहे वो नेशनल असेंबली हो चाहे वो सेनेट हो, उसमें हमेशा जो इंडिपेंडेंट्स होते हैं उन्होंने अपना रोल प्ले करना होता है। और कई पार्टीज में ऐसे हुआ है जिन्होंने कि अपनी पार्टी से वो खुश किसी वजह से नहीं है, तो उन्होंने वहां से अपनी दूसरी पार्टीज के साथ एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना के उन्होंने उनको सपोर्ट कर दिया है। तो इसमें तो हमारा कोई लेना देना है नहीं। हमारे लिए तो दोनों एक जैसे हैं। अगर ये आ जाते या वो आ जाते अपोजिशन में, हमने क्यों सपोर्ट करना था इनको? लेकिन शिबली साहब, ये बाप के मुतालिक तो ये परसेप्शन है ना कि ऑब्वियसली आपका इनसे आप सही कह रहे हैं, लेना देना कोई नहीं है, लेकिन ये इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके साथ चलते हैं। अगर वो कह दे आपको वोट देना तो आपको, अगर वो कह दे इनको वोट देना तो इनको, ये एक परसेप्शन है। तो अगर तो ये इस्टेब्लिशमेंट के कहने में पीपल्स पार्टी को वोट दिया है, तो आपके लिए ये भी धचका नहीं है, या आपके लिए ये भी हैरानकुन बात नहीं है कि वही लोग जिन्होंने वोट दिया था सिंजरानी साहब को आपके कहने पे, अब उन्होंने गिलानी साहब को वोट दे दिया, अब वो गवर्नमेंट के बजाय अपोजिशन में जाके बैठ गए वो 4 लोग? देखिए, जिस तरह मैंने कहा, हमेशा पार्टी में कुछ लोग, अब मतलब जिस तरह दिलावर खान है, वो हमारी पार्टी के नहीं है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनकी एफिलिएशन हालांकि हैं, वो भी इंडिपेंडेंट, और इवन जितने मेंबरान है आपके मुसद्दिक मलिक साहब भी इंडिपेंडेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो जो इंडिपेंडेंट के जो होते हैं वो उनकी अपनी, या तो अपनी पर्टिकुलर, या हो सकता है उनकी बाप से नाराजगी हो, मीनिंग जो बलूचिस्तान अवामी पार्टियों से नाराजगी हो, या उनकी कोई इंडिविजुअल वजह थी जिसकी वजह से वो उन्होंने उनको सपोर्ट किया। लेकिन हमें इसका क्या फायदा? हमारे लिए तो कोई भी आ जाता, हमारे लिए तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होता। तो इसलिए जो कि मुस्लिम लीग नून वाले तो कह रहे हैं कि ये एक बहुत छोटा ओहदा है, इसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन वो मुसद्दिक मलिक बताएंगे कि क्यों जो ना मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा, सही है। मुसद्दिक मलिक साहब, बेसिकली अब
क्या पोजीशन है आप लोगों की? एक तो मैंने शुरू में एक इंट्रोडक्शन दिया, मैं उम्मीद रखूंगा कि अब आप एक दूसरे के ऊपर वो हिसाब किताब नहीं लगाएंगे जो कि आप पहले जिस तरह दुश्मन तराजी करते थे, क्योंकि पता नहीं शायद लोग अब आप पे बिलीव भी करें ना करें, क्योंकि आप इतनी दफ़ा एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा के एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट्स और अलायंस में बैठ चुके हैं कि या वो पहली बात वाली बातें गलत और झूठी थी, आप वाली बात सही है, सच है। तो दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि जनाब आपने हर चीज़ को डिक्टेट नहीं कर सकते थे, जो मरीम नवाज साहबा करने की कोशिश कर रही है। शिबली साहब भी यही बात कह रहे हैं, ऐसे हुआ है, इसी वजह से टूटा आपका अलायंस। व्हाट्स योर टेक? और ये भी बता दें परवेज इलाही वाली बात, ऐसा हुआ था? जी, ये वाकया हुआ था जी। आपने बड़ा अच्छा इब्तदाइया दिया। आपके इब्तदाइये के 2 हिस्से थे। मैं अगर आप इजाज़त दें तो 1 मिनट में पहले हिस्से पे भी कमेंट करना चाहता हूँ। जी जी। आपको बड़ी अच्छी तरह याद होगा जब कोरोना वायरस आया तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये कुछ नहीं है, फ्लू है, बस फ्लू है, और इसकी हकीकत इससे ज़्यादा नहीं है। वो ज़रा बात फ्लू से आगे बढ़ गई, लोगों ने मरना शुरू कर दिया। हमारे जैसे लोगों ने एहतजाज किया कि मेरे ख्याल में कोई लॉकडाउन होना चाहिए। तो खान साहब ने बोला कि नहीं, रोज़गार, ज़िंदगी नहीं, रोज़गार, हमें गरीब मुल्क है, हमें रोज़गार चाहिए, ज़िंदगी नहीं चाहिए। चलें, लोगों ने वो भी मान ली। हम उसको अपोज कर रहे थे, मगर बहरहाल एक नुक्ता बढ़ाया वज़ीर आज़म ने। तीसरी स्टेज आ गई जिसमें उसकी बीमारी का हल निकल आया वैक्सीन की सूरत में। और अब वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर की है और वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि हमें गरीब मुल्क हैं, हम वैक्सीन नहीं ले सकते। तो क्या हमारे लोगों पे मौत मुकर्रर है? आपको मैं कुछ फिगर्स देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो। जी। एक छोटे शहर, पहले मैं आपको अमीर ममालिक की बात बताता हूँ। यूनाइटेड किंगडम जिसकी बहुत बड़ी आबादी है, उन्होंने 45% लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। अमेरिका जिसकी 350 मिलियन की आबादी है, उन्होंने 38% आबादी सर, यहाँ पे लोग आ ही नहीं रहे वैक्सीनेशन के लिए लगा दिया साहब, लोग आ भी नहीं रहे, खुद भी नहीं आ रहे। आगे सुने, मैं बताता हूँ जी। अब आगे सुने ज़रा गरीब मुल्कों की, ये तो अमीर मुल्क हैं। हाँ जी। नेपाल जो हमारे से बहुत ज़्यादा गरीब मुल्क है, वहाँ पे तकरीबन 5.5% लोग जो हैं उनको पूरे नेपाल की आबादी को इंजेक्शन लग चुके हैं। श्रीलंका में 4% की आबादी को इंजेक्शन लग चुके हैं। भारत जिससे हमें नफ़रत है, भारत जिसकी आबादी 130 करोड़ है, यानी पाकिस्तान की 22 करोड़, उनकी 130 करोड़ की आबादी है, उन्होंने 3.5% अपनी आबादी को टीके लगा दिए हैं। सर, आपका पॉइंट आ गया कि वैक्सीनेशन में हुकूमत नाकाम हुई है। पाकिस्तान होता था, ठीक, बिल्कुल ठीक। नहीं, आगे सुने, नहीं, अभी मुकदमा पूरा नहीं हुआ। अच्छा, चलो। बांग्लादेश जिसकी आबादी तकरीबन हम जितनी थोड़ी सी कम है, 3% लोगों को टीका लगा चुके हैं। वो पाकिस्तान में कितना लगा है? ये जवाब मांगते हैं शिबली साहब से। अब मेरा सवाल पे आ जाए। 1.6%। नहीं, 1 मिनट ठहर जाए पहले, 1 मिनट सिर्फ दे दें, 1 मिनट दे दीजिए पहले, 1 मिनट मेरी बात मुकम्मल होने दें। मैंने सब आपकी पूरी बात सुनी। जी, देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान कह रहा है कि हमें वैक्सीन नहीं मिल रही। नेपाल को मिल गई, बांग्लादेश को मिल गई, श्रीलंका को मिल गई। ये एक नामुराद पाकिस्तान को ही वैक्सीन नहीं मिल रही पूरी दुनिया में। जब पूरी दुनिया अपनी वैक्सीन की अरेंजमेंट कर रहा था तो पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तानी अवाम पे मौत क्यों मुकर्रर कर रहे थे? जब पता चल गया था कि वैक्सीन मार्केट में आने वाली है और हमसे ज़्यादा गरीब ममालिक हमारे, और मैंने हिंदुस्तान की इस वजह से मिसाल नहीं दी कि वहाँ पे वैक्सीन बन रही है, बाकी ना नेपाल में बन रही है, ना श्रीलंका में बन रही है, ना बांग्लादेश में बन रही है, ना मालदीव्स में बन रही है। आपका ये पॉइंट आ गया। अब अगला उसके बाद इसका जवाब जरूर देंगे शिबली साहब ने टर्न पे। मेरा आगे भी जाना है। मुसद्दिक साहब, मेरे सवाल का जवाब कि ऐसा हुआ था, परवेज इलाही को बुलाने के लिए नवाज शरीफ साहब को कहा गया था और जरदारी साहब ने कहा था। जी, ये देखिए, मैं कुछ आपके उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर आपको देता हूँ। अच्छा, जिस दिन ये नेशनल असेंबली में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहे थे प्राइम मिनिस्टर खान साहब, उस दिन हमारे पास हुक्मरान जमात के कुछ नेशनल असेंबली के मेंबरान थे जिन उस वक्त अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को डिफीट करने के लिए 8 या 9 लोग अगर शो ना करते तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस डिफीट हो जाता। हमारे पास 4 या 5 MNAs आए जिन्होंने कहा कि हम सुबह असेंबली में नहीं जाने के लिए तैयार हैं। पीटीआई के 4 से 5 MNA काउंट 9 का कर दें। पीटीआई के 4 से 5 MNA, जी बिल्कुल। अगर आप क्या करते? जी बिल्कुल, अगर वो कहते थे कि अगर आप 8 से 9 MNAs तैयार कर दें तो हम सुबह नहीं शो अप करेंगे और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होगा। अच्छा। हमने तमाम सियासी जमातों से रुजू किया, जो पंजाब में तो बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक थी और चाहती थी कि पंजाब की हुकूमत उलट जाए,
मगर वफाकी हुकूमत उल्टाने के लिए कोई भी मोबिलाइज नहीं हुआ। तो सवाल तो उठता है ना कि भाई वफाक अगर हम पंजाब को गिरा भी दें तो हमारा पीडीएम का मुकदमा तो ये है कि आपके ख्याल में वो जो क्यों नहीं आप कर सके, डिस्टेबलाइज करना है। एतमाद का वोट क्यों नहीं आप कर सके, छीन सके, एतमाद क्यों नहीं छीन सके प्राइम मिनिस्टर से, उसमें किसे रोल प्ले किया? एतमाद का वोट इस वजह से डिफीट नहीं हो सका कि वो तमाम जमातें जो पंजाब की हुकूमत उल्टाने के लिए तो बहुत सरगर्दा हैं और हमारी सपोर्ट करती हैं, वो वफाक की हुकूमत उल्टाने के लिए सरगर्दा नहीं। यानी पीपल्स पार्टी ने रिफ्यूज सवाल कर दिया तो ना, होता आप है खुल कि के ऐसा बताएं ना, क्यों? लोग कंफ्यूज है ना, आप पीपल्स पार्टी ने आपको रिफ्यूज कर दिया। मैं तकरीबन मैंने जो कहना था वो आपको कह दिया कि जो पार्टीज पंजाब के लिए बहुत मुतहर्रक हैं, ठीक है, क्यों मुतहर्रक हैं? इस वजह से कि वफाक को उल्टाया जा सके। मैं आपका पॉइंट समझ गया। उल्टाया जा सकता था तो उस वक्त वो मुतहर्रक मैं आपका पॉइंट समझ गया जी। चौधरी साहब, तो ये बाप के वोटों से आपने अहम बात की, तीसरी जो आपने बात की, तीसरी कौन सी थी? तीसरी मैंने वो जो आपने कहा गद्दार, मैं बिल्कुल ये नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी आज या कभी भी गद्दार रही है, कभी बिल्कुल नहीं समझता। मैं पीटीआई के भी मुताल्लिक नहीं, वो नवाज शरीफ साहब समझते थे उस वक्त, हम भी नहीं समझते, लेकिन नवाज शरीफ साहब समझते थे जी। वो ठीक है, वो सियासी, मैं तो उन्हीं की बात कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा। सियासी बयानिए में हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं। सर मेरी बात सुने, सियासी बयानिए में मुसद्दिक साहब आज एक बात तय कर लें, आज एक बात तय कर लें कि दुनिया में कहीं पे भी एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन को गद्दार नहीं कहता, अदरवाइज ही मीन्स इट और ही हैज टू प्रूव इट। तो ये सियासी बयानिया नहीं थी, झूठ है ना ये, तो आप कहें कि झूठ बोलते थे, खत्म होगी बात। मैंने झूठ बोलते थे। मैंने अभी अपना नुक्ता नजर आपके सामने, चले आ गया सर, पॉइंट आ गया, पॉइंट बिल्कुल आ गया, कोई भी सियासी ठीक है। तो नवाज शरीफ साहब झूठ बोलते हैं, ठीक है। चौधरी साहब, आप चाहे तो जो मैंने शुरू में बात की उसको मैंने नहीं कहा, रिस्पॉन्ड कर, मैं कह रहा हूं सर, आपने तो ये भी नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी ने आपको रोका, आपने तो ये भी नहीं कहा पीडीएम टूट गई है, आपने तो ये भी नहीं कहा कि बाप के वोट लेके इन्होंने आपको फारिग कर दिया, आपने कुछ भी नहीं कहा, आप बिल्कुल सच्चे हैं। हाँ, लेकिन जो मरियम, हाँ एक बात, ये सर अब आपने कुछ नहीं कहा, अब एक अहम बात मैं कर दूं, ये बड़ी अहम बात है, ये बात यहीं पे होने वाली है, ये आप मुझे कर लेने दीजिए। करें। देखिए बात ये है कि पार्लिमान का मकसद क्या होता है? पार्लिमान का मकसद होता है कि हुक्मरान जमात बिल लेकर आए अवामी मुफाद में जी, और ऑपोजिशन बैठ के उसको अपोज करे अवामी मुफाद में, ताकि कोई तरीकाकार, एक मुत्तफ़क़ा तरीकाकार तय हो सके कि अवामी मुफाद को कैसे बढ़ाना है। अब आज हमारी कमाल ज़रा सेनेट की हालत देखें, हमारा चेयरमैन सेनेट बाप का, डेप्टी चेयरमैन सेनेट बाप का, लीडर ऑफ द हाउस बाप की मदद से, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बाप की मदद से, ऊपर बाप, दाएं बाप, बाएं बाप। अच्छा, ये जो लीडर ऑफ द हाउस की आपने बात की है, किस चीज की ये है? जो बाप की, जो प्राइम मिनिस्टर बाप की मदद से है, ठीक है। ये तो शिबली फराज साहब भी जवाब देंगे, चॉइस साहब भी देंगे, सदीक भाई चेयरमैन भी, डिप्टी चेयर, सुन तो ले, इंसान को अपने बाप के होना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बाप के होना चाहिए। आगे चलता हूं मैं। अच्छा जी चौधरी साहब, ये तो बातें जो है ना वो आपकी वजह से सारा कुछ हुआ है कि आपने ना बाप के वोट लेते, ना ये इतनी गर्दान चलती कि लीडर ऑफ द हाउस बाप का, चेयरमैन सेनेट बाप का, डिप्टी चेयरमैन बाप का, लीडर ऑफ द अपोजिशन यूसुफ रज़ा गिलानी भी बाप का। आप जिम्मेदार हैं, आज इमरान खान को तोड़ते तोड़ते आप खुद टूट गए, पीपल्स पार्टी और पीडीएम पूरा अलायंस, नून लीग समेत। एक तो बहुत शुक्रिया, मैं बहुत ही मुझे अफसोस है कि इस वक्त पंजाब की सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है कोरोना के हवाले से। लाहौर के अंदर कल सेक्रेटरी ने कहा कि 28% है, और फिर आज वज़ीर आला ने कहा कि 21% है लाहौर के अंदर। लाहौर के अंदर तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं उनके बेड्स फुल हैं, उनकी वेंटिलेटर्स फुल हैं, और एक खौफनाक सूरत हाल है पंजाब के अंदर। एक नायल टोले के हवाले 12 करोड़ आवाम को किया हुआ है, जो पाकिस्तान की आबादी का या पाकिस्तान का 60% है जी, और इसको एक तरफ किसी ने हवाले किया हुआ है, दूसरी तरफ कोई इसकी हिफाजत फरमा रहा है इस नायल टोले की। तो मैं समझता हूँ कि वो दोनों बराबर के ज़िम्मेदार हैं जी। लेकिन डॉक्टर साहब ने बड़ा ही गलत बात की, इल्ज़ामात लगाए हुकूमत पे कि उन्होंने टीके नहीं लगाए हैं टीके। डॉक्टर साहब उन्होंने 430 अरब का चीनी का टीका लगाया है, 1000 अरब रुपए का आटे का टीका लगाया है, एक रात में 25 रुपए पेट्रोल का टीका लगाया है, 500 अरब रुपया उन्होंने दवाइयों का टीका लगाया है, 5.5 रुपये अभी बिजली महंगी करके टीका लगाया है। पहले महंगी की थी 300%, गैस अभी 220% और महंगी करके एक और टीका लगाने लगे जी। तो इतने टीके थोड़े, इससे और मेरा सवाल कुछ और था आपसे, असल में आप लोग मेरे सवाल का जवाब नहीं, टाइम निकल जाता है। ये बताइए कि ये बात सही है सर? दोबारा रिपीट करता हूं, चौधरी साहब रिफ्रेश करता हूं, उधर आ रहा हूं जी। आज उधर आ जाए, अब मैं उधर मुश्किल से उधर आते हैं चौधरी साहब आप। जी जी जी
आ जाए नहीं, वो अच्छा, आपने दूसरी शुरू बात में ये कर है दिया ना, आप ना कि करते देखिए- बात अगर कोरोना की, तो हम भी ना करते। नहीं कोई बात नहीं, वो तो मैंने सदर मुमलिकत कोरोना हुआ तो करनी थी जी। ये ना भी कर अभी मैं शिबली फराज साहब को कहूंगा ये वो ना भी मशहूर करते शेर तो पढ़े मैंने गिलानी कोरोना साहब से ही स्टार्ट करना के इलेक्ट होने पे जो बना शिकस्त फातिहाना वाला, उस पे अभी आऊंगा, लेकिन आप जल्दी से कर लें बात। दूसरी बात जी मुझे कहनी है, जी दूसरी बात मुझे कहनी है कि देखें, हमें नहीं पता कि कहाँ से आउट ऑफ ब्लू लाकर इन्होंने बिल्कुल कहाँ से लाकर इस्तीफ़ों को लॉन्ग मार्च से नत्थी कर दिया। अगर नत्थी करना था तो उस वक्त करते जिस दिन 26 मार्च की डेट तय हो रही थी। और मैं जी, जी। बतौर जनरल सेक्रेटरी कह रहा हूँ कि पंजाब के अंदर एक भी पीडीएम की मीटिंग नहीं बुलाएगी। पंजाब के अंदर हमारे दोस्तों ने, डॉक्टर मुसद्दक साहब की पार्टी ने लीड करना था। जी जी दूसरी बात, देखिए हमने तो नहीं कहा, जब आज़म नज़ीर तारड़ और बैरिस्टर अली जफ़र साहब पहले मरले में बिला मुकाबला हुए, तो हमने तो नहीं कहा कि पीटीआई का नून लीग का मुकम्मका हो गया है। फिर हमें कहा गया कि आप अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लें, हमने विड्रॉ किया और बाकी के भी पंजाब के अंदर बिला मुकाबला हो गया। हमने नहीं कहा कि मुकम्मका हो गया है। उसके नतीजे में इन्होंने केपीके से अब्बास आफरीदी को करना सर, था, मेरा एक withdraw बुनियादी नहीं सवाल किया, है नतीजा था, सर, मैं बाबर चाह रहा हूँ साहब ब्लेम जैसा गेम मेरा बंदा भी जाए। आ गया। चॉइस साहब मुझे एक सवाल का मैं जवाब दे उधर दें। आ चॉइस साहब रहा हूं, ये मैं सवाल दोबारा आपने जवाब देना, आपका पांच टाइम है जगहों पे हमने पांच सर। जगहों पे- दो सवाल है सर। हमने चॉइस साहब दो पांच सवाल, जगहों चॉइस साहब पे- प्लीज दो सवाल। एक, आप ये तस्दीक तरदीद कर दें कि क्या इन्होंने आपको एतमाद के वोट वाले दिन कहा था कि इनके पास इतने एमएनएस हैं और हम जो है वो फेडरल में गवर्नमेंट गिरा सकते हैं, लेकिन आपने रोक दिया, नंबर 1। और नंबर 2, क्या जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को कहा था कि परवेज इलाही वज़ीर बनने को तैयार है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने रोक दिया कि नहीं, ये एस्टैब्लिशमेंट का मोहरे हैं, तो मैं अपना बयानिया कुर्बान नहीं करूँगा। इन दो सवालों को जवाब सर दे दें प्लीज़, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं, देखिए, हम उस ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहते, लेकिन तारीखी हकायक को ज़रूर सामने रखना चाहते हैं। जी जी। हम 5 जगह पे अदम एतमाद करना चाहते हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो 2-3 वोटों के सहारे खड़ी है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इमरान खान और पंजाब हुकूमत। और सबसे पहले हम वहाँ पे अटैक करेंगे जहाँ पे हमें आसान हदफ मिलेगा, और हम समझते हैं कि पंजाब इस वक्त आसान हदफ है। ये किसके कहने पे हमने किया? ये पाकिस्तान, पंजाब की 12 करोड़ आवाम की ये ख्वाहिश है कि इस वक्त बुज़दार जैसा नया आदमी यहाँ पे सर, लेकिन किसको वज़ीर आला बनाया जाएगा? आप कभी हमजा का नाम ले रहे हैं, कभी आप चौधरी परवेज इलाही का, आपके ख्याल में कौन होगा? हाँ, नहीं, पहला राइट हमने 7 वोटों के साथ हमने तो नहीं बनना। पहला राइट हमजा का है, मेजॉरिटी पार्टी है। और अगर ये नहीं चाहते, नहीं समझते कि हमजा को बनना चाहिए, तो फिर किसी और की तरफ भी देखा सर, आपका पॉइंट आ गया। एक बात। बिल्कुल। दूसरी बात मैंने जी, मैं दूसरी सर कर ले, बात, कर ले। देखिए, हम चाहते हैं कि गिरे इमरान खान, गिरे इमरान खान। अगर पंजाब की हुकूमत गिर जाएगी तो इमरान खान को वो हफ्ते नहीं निकाल सकता। चौधरी साहब, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। चौधरी साहब, एक रुक जाए इधर ही। आप कह रहे हैं इमरान खान गिरे, आपको आप इतने जबरदस्त सियासी वर्कर, आपको नजर नहीं आ रहा कि इमरान खान को गिराते गिराते पूरी पीडीएम गिर गई है? लेकिन शिबली फराज साहब पंजाब के ऊपर कमर कसी हुई है। वो नहीं, वो होगा। एक और बात मुझे कहनी है। एक बात जी क्विकली। देखिए ना, इनको हमने कोई तय नहीं किया था। इन्हें चाहिए था कि जो मेजॉरिटी पार्टी है उसको खुद। बिल्कुल ठीक है सर, वो आपका बन गया। मैं उस तरफ जा नहीं रहा ना, मैं जरा बड़े इशू को उठा रहा हूं। वो बन गए एक मिनट। जी, डॉक्टर मुसद्दक साहब बन जाते, इनका नाम दे देते, एक इरिटेंट का ही नाम देना था। तारड़ साहब का मसला ये राना मकबूल को ले आते हैं। बिल्कुल ठीक है। जिसकी वाहिद खूबी ये थी कि उसने जरदारी साहब की जुबान काटी थी। बिल्कुल ठीक। और क्या खूबी थी उसकी? बिल्कुल ठीक है। शिबली साहब, ये पंजाब गवर्नमेंट के पीछे पड़े में, बुज़दार साहब के पीछे पड़े में, आपको लगता है कि दे आर सीरियस अबाउट इट, या ये वैसी बस बयानिया चल रहा है? ये जी बिल्कुल उस तरह का बयानिया चल रहा है जिस तरह की इस्तीफे देने आए थे, जिस तरह के ये हुकूमत को गिराने आए थे इस्लामाबाद में, और जो भी इनके जो सेनेट हुआ, फिर मुख्तलिफ चीजें इनको मुझे बताएं। ये एक चीज बता दें जिसमें इनको कामयाबी हासिल हुई हो। ये खुद जिम्मेदार हैं अपनी तबाही के। इनको एक शेर पढ़ना चाहिए फराज साहब का, और वो है कि हम खुद ही हुए तबाह, वरना दुनिया को हमारी क्या पड़ी थी। वाह। ये इनको जो है ना, इनको ये अब आपने देखा होगा, इनसे आप सवाल कुछ पूछें, ये आपको घुमा के लाते हैं। पत्नी अफ्रीका से होते हुए मुसद्दिक मलिक साहब भी, उनको भी काफी गुस्सा है। मेरा ख्याल है कि वो एक एस्पायरेंट थे कैंडिडेट के लिए, लेकिन इनकी जो बुनियादी सियासत है वो किसी सेल्फिश मोटिव्स पे मबनी है, और ये जब नहीं होती चीजें इनकी मर्जी के मुताबिक, तो ये सीख पा हो जाते हैं और ये तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन ये एक्सपोज हो गए हैं ना, ये तो हमने सबने देख लिया। तो अब तो इनको चाहिए कि ये अभी अपने गुनाहों का कुफारा अदा करें, कोई जरा अपनी पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप को चेंज करें। ये जो मरियम नवाज हैं, जिन्होंने कि
पूरी इस पीडीएम को बिल्कुल बखेर दिया जस्ट बिकॉज वो कि माई वे और हाईवे वाली लीडरशिप, ये तो सियासत नहीं होती है, ये नए हैं सियासत में। ये जो है तो अभी जो डिफेंड कर रहे हैं ये बुनियादी तौर पे देखें, एक भी वो इनको बिल्कुल एक ऐसी सिचुएशन में अपने आप को ले आए हैं जिससे कि इनसे जवाब नहीं बनता। तो कभी ये महंगाई पे जाएंगे, कभी कोरोना पे जाएंगे, कभी ये इंडिया जाएंगे, कभी नेपाल जाएंगे, कभी क्या करेंगे। बुनियादी तौर पे इनके पास कुछ कहने को है नहीं। ये भी आपने एक दूसरे को अटैक भी कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं। ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी दोस्ती भी है लेकिन नहीं दुश्मनी भी है। तो ऐसी सिचुएशन में इनकी तो इन पे बात करना चाहिए टाइम वेस्ट करने के मुतरादिफ। सर मुझे ब्रेक से वापस आऊंगा तो पूछ लें दवाई क्यों नहीं खरीदी, कोरोना की दवाई का तो आपने एक जी मैं पूछ लेता हूं, दवाई का तो वो असल में ज्यादा असद उमर ज्यादा रेलेवेंट है उसके लिए, शिबली फराज से पूछ सकते हैं लेकिन वो ज्यादा रेलेवेंट है। लेकिन ब्रेक का वक्त हो रहा है, मैं ब्रेक से वापस आऊंगा तो मैं आप ठीक कह रहे हैं शिबली साहब का ये इंटरेस्ट नहीं है, फारिग कर दिया उन्होंने पीडीएम को या पीडीएम ने खुद को फारिग कर दिया, वॉट एवर। लेकिन वो ये जरूर बताएंगे हफीज शेख जो है वो किसी और तरीके से वजीर खजाना आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और एनर्जी बुरहान पे भी उनसे बात कर लेंगे। लेकिन ये गुनाहों का कफारा अदा करने वाली बात खूब रही शिबली साहब की, और ये सवाल ये उठ रहा है कि अब पीपल्स पार्टी हमजा शहबाज को प्रमोट कर रही है। देखें आप कितनी इंटरेस्टिंग बात है। और नून लीग जो है वो बेसिकली मरियम नवाज से पीछे हटने को तैयार नहीं है, एटलीस्ट वन ऑफ द ग्रुप्स। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। ले जी, पीडीएम जो है वो हुकूमत गिराने चली थी, लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल ये कि पीडीएम के अंदर क्रेडिबल ऑपोजिशन कौन सी रह गई है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो जरा सुन लें मरियम नवाज साहिबा क्या सोचती हैं, और मुझे उम्मीद है कि अब ये जो कह रहे हैं कम अज़ कम इस पर कायम रहेंगे। ये क्या कह रहे हैं सुन लें, सुनवाएं जी। बड़ी इस बात की खुशी है कि लकीर खिंच गई है, जो सफ बंदी है वो हो गई है और अवाम ये पहचान गई है कि किसका क्या बयानिया है और कौन कहाँ खड़ा है। आपने एक छोटे से ओहदे के लिए, आपने एक जमहूरियत को, अवाम के हक के हुक्मरानी की जिद्दोजहद को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। आपने इस छोटे से फायदे के लिए, एक छोटे से ओहदे के लिए आपने बाप से वोट ले लिए। अगर आपको ये ओहदा चाहिए था और इतनी बुरी तरह चाहिए था तो आप मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मांग लेते। उसके लिए आपने बाप से वोट ले लिए, वो वाले बाप से वोट ले लिए जो अपने बाप की इजाजत के बगैर किसी का साथ नहीं देता। ये पहली दफा देखा है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हुकूमती अरकान, सरकारी अरकान से मिलके बन रहा है। अगर आपने ताबेदारी करनी है, अगर आपने सिलेक्ट होना है तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए, जो बहुत ढिठाई से एक्सपोज होकर वो ताबेदारी करता है। और बाप के मुसद्दिक साहब, अब समझ नहीं आ रहा आप इस मूवमेंट को चलाएं या ना चलाएं, लेकिन आप खुद डिस्क्रेडिट कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को एज अ ऑपोजिशन पार्टी, एज अ की लाइन पीडीएम। आप उनको सिलेक्टेड भी कह चुके हैं। मरियम नवाज साहबा ने जो ये बयान जो आपको मैंने सुनवा दिया है, उन्होंने इस अवामी जिद्दोजहद को नुकसान पहुँचाया है, तो अब आप ये कह सकते हैं सेफली अवाम को कि असल क्रेडिबल ऑपोजिशन आप ही हैं, ये सिलेक्टेड है आपके नज़दीक पीपल्स पार्टी वाले, ये मिल गए हैं हुकूमत के साथ बकौल आपके, नॉट माई व्यू, बकौल मरियम नवाज जी। अच्छा, मैं जी क्योंकि आप ये सवाल नहीं पूछते तो मैं बार बार उठाता हूँ और मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मेरी ताई जान का इंतकाल हुआ कोरोना से, मेरी चची के भाई भावज का इंतकाल हुआ कोरोना से, मेरे मामू का इंतकाल हुआ, मेरी वालदा के फर्स्ट कज़न का कोरोना से, मेरी वालदा को कोरोना हुआ, मेरे दोनों भाइयों को हुआ, मेरी भावज को हुआ, सब बच्चों को हुआ। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे हुआ कि जब सारे दुनिया को ये दवाई मिल गई है, नेपाल को मिल गई है, बांग्लादेश को मिल गई, जो आप नई सवाल पूछ रहे हैं मैं बार बार आपके जरिए अवाम तक भी पहुंचा रहा हूं और मिनिस्टर साहब जवाब दे दें जी, वो वैक्सीनेशन क्यों नहीं आई, चले दवा। लेकिन मैं ये सवाल छोड़ूंगा नहीं आपका, श्रीलंका ने शिबली साहब जवाब दे दे, कुछ नहीं मिली। शिबली साहब आप जवाब दे रहे हैं, वापस आऊंगा जी। सर आप जवाब दे रहे हैं, वापस आऊंगा आपके पास में। जी जी शिबली साहब, ये जो आप सवाल पूछते हैं उसका जवाब ये देते नहीं, और ये मैंने कहा था ना, ये कभी भूटान कभी किधर से होके और अपनी ये दर भरी, उसमें ये जो इतने मरहूमीन का नाम दिया, का नाम भी शामिल ले लें। बात यह है कि अपने सवाल का जवाब दें, जो आप उनसे पूछ रहे हैं वो खुद जवाब दें। मैं क्यों यानी उनके बात पे तो आपका सवाल तो बता दें। पहली बात ये है नहीं ली लोग, अब सदर साहब वो जवाब नहीं दे रहे। रोज 60 लोग 70 लोग मर रहे हैं, भाई फांसी चढ़ा दे, खरीदी गवर्नमेंट को फांसी चढ़ा दे, लेकिन 60-70 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? पूछें। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये सवाल आपने इनसे कुछ पूछा
तो ये बजाय उस सवाल का जवाब देने जी के। अच्छा मुसद्दिक भाई, उन्होंने जवाब नहीं दिया आपके सवाल का शिबली साहब ने। अब मेरा सवाल का जवाब दें या मैं आगे जाऊं, प्लीज बता दें मुझे। वो नहीं जवाब दे रहे, अवाम को चल गया पता। असलुबर साहब राइट पर्सन है, शिबली साहब को नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज की। आप बात नहीं, मैं दे रहा हूँ आपके सवाल का जवाब दे रहे। ये इन्फॉर्मेशन मैं करूंगा बाद में आपसे। इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है, मैं जवाब देता हूं। आपका ये सवाल है कि कोरोना में क्या हो रहा है। ठीक है जी, जब आपका न्याय, जब आपका हर दफा। शिबली साहब एक मिनट ठहर जाए जरा। शिबली साहब मैं आपके पास आऊंगा लाजमी। शिबली साहब मैं आता हूं आपको, मैं पूछूंगा आपसे पर्टिकुलर। जी जी मुसद्दिक साहब जवाब दें, ऑपोजिशन कौन सी क्रेडिबल है? पीपल्स पार्टी तो नहीं है आपके नजदीक। देखें, मुझे हर जमात को अपनी सियासत खुद करनी है। हम कोई नहीं होते किसी जमात को बताने वाले कि वो क्या सियासत करे, मगर बाप के साथ मिलके, उनके साथ अलायंस करके ऑपोजिशन खड़ी करनी जब बाप बैठा हुआ है हिस्बे इक़्तिदार में, हमें समझ नहीं आती। अब हमने जमा करवाए हैं जी 27 ऑपोजिशन के कैंडिडेट्स के दस्तखत करके फॉर्म्स। पीपल्स पार्टी ने जमा करवाए हैं 30। इसका मतलब है ऑपोजिशन जो है वो इस वक्त 57 की है। जो पहला सेशन होगा उसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करना चाहिए। अगर तो ये हकीकी ऑपोजिशन है तो डिफीट हो जाएंगे, क्योंकि बाप वाले लोग जो हैं वो क्योंकि ऑपोजिशन में बैठे हैं तो वो चेयरमैन को उसी वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर देंगे। ये कैसे हो सकता है कि हाउस में एप्लीकेशंस 57 जमा हुई हों जिसमें बाप के कैंडिडेट्स भी हों? ये आपका पॉइंट वैलिड है, जो है वो बाप का हो। ये तो जवाब लेने में वक्त की किल्लत है। चौधरी साहब ये बड़ा वैलिड पॉइंट है मुसद्दिक साहब का, लेकिन आप मरियम नवाज साहिबा को भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, आप करना चाहिए। वो सवाल अब ये उठ गया है कि हकीकी ऑपोजिशन कौन है। पहले तो ये था ना कि हुकूमत जाली है, मैंडेट जाली है। अब ये है कि ये ऑपोजिशन में से जाली कौन है? नून लीग जाली है या आप जाली है? आप दोनों सही हैं, दोनों ही गलत हैं। तो क्या पोजीशन है और आप करेंगे नो कॉन्फिडेंस? अच्छा, पहले तो मैं दोनों के नाम अहमद फराज साहब का एक शेयर करना चाहता हूँ जी, कि यही कहा था कि मेरी आंख देख सकती है तो मुझ पे टूट पड़ा सारा शहर नाबीना। वाह। अब आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ कि मुझे ये बताएं कि ये कहते हैं 57 है, 51 के साथ भी नो कॉन्फिडेंस आ सकती है। किसी ने पाबंदी लगाई है कि 48 और 51 के साथ नो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकती। इसका मतलब इनके नज़दीक पहले 51 के साथ नो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकती थी, 57 के साथ आ सकती। पहले तो ये दुरुस्त फरमा लें अपने आप को। दूसरी बात ये है तो नहीं देखिए, अभी मरियम नवाज साहब हमें नहीं करना चाहिए। अब चौधरी साहब बोल रहे प्लीज। नहीं, हम तो कहते हैं, मैं सवाल का जवाब पे रहे सर। मैं ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी बात सुन लेना आप। पीपल्स पार्टी पहले सारे कानूनी जो रास्ते हैं वो आप आजमाएगी, अगर नहीं तो फिर नो कॉन्फिडेंस बिल्कुल लेकर आएगी। ये मैं आप खातर। दूसरी बात आप करने लगे थे। दूसरी बात यह है कि देखें, मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ पीडीएम में भी और बाकी, चलो हुकूमत तो वो चोर डाकू से शुरू होती है और पता नहीं क्या क्या कहती है। हम अपने लफ्ज़ों को अपने कंट्रोल में रखें और लहजों को भी ज़रा कंट्रोल में रखें। गुजारिश ये है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने अभी फरमाया, आप जो शॉट चलवा रहे थे, कि जिनको अवाम की हमायत होती है वो डील करके बीच में से डील करके निकल नहीं जाते, बीच में से। अब मैं यहाँ पे गुजारिश करता हूँ कि अगर ये बाप के बाप की इजाज़त ना हो तो किसी का बाप भी नहीं जा सकता यहाँ से पाकिस्तान। नवाज शरीफ नहीं जा सकते थे? हम उस बहस में नहीं जाना चाहते। अच्छा, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सर, मुझे तो कहने देना। मैं कह रहा हूँ। ठीक है, आप तो नहीं कह रहे, आप तो कुछ कह ही नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हम किसी को ताने नहीं देते, हम किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट भी नहीं देते, काफिर होने का सर्टिफिकेट भी नहीं देते, ना देना चाहते। अच्छी बात है जी, क्योंकि हमने ये सहे हैं। और जो कत्ल होते हैं वो डीले नहीं किया करते, हम कत्ल होते हैं, बाकी लोग जिंदा बच जाते। सो हमें कोई सर पॉइंट आ गया। शिबली फराज साहब, सर ताने, एक तो आप भी ताने देने छोड़ दें। अब तो पीडीएम की हालत वो हो गई है, जो आपने लिखा है पीपल्स पार्टी पीडीएम के नाम शेर यूसुफ रजा गिलानी साहब के इलेक्ट होने पे, कि तेरे दिल के टूटने पे है किसी को नाज क्या क्या, तुझे जिगरे मुबारक ये शिकस्त फातिहाना। तो अब मैं कहता हूँ अब छोड़े, आप गवर्नेंस पे इश्यूज पे मजीद आए। और दूसरा मुझे ये बता दीजिए कि हफीज शेख केपी की तरफ से सेनेटर बन के आएंगे, ये फाइनल डिसीजन है हमाद अजहर साहब का कि ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट? जी देखिए जी, बात ये है कि पहली बात तो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनकी हमेशा जो सियासत है, जो उनकी जो फलाही रियासत का जो उनका एक विजन है, उसमें गरीबों को की जो है
उनकी सियासत का बुनियादी एक महवर है। जी। अब महंगाई हो रही है, ये जो महंगाई हुई तो इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ये समझते हैं कि हमें ये चूंकि कोविड भी हुआ है तो हमें एक ऐसी फ्रेश टीम हमने लानी है जो पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक पॉलिसीज़ बनाए और गरीबों का ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाए। तो ऐसी पॉलिसीज़ बनाने के लिए उन्होंने एक नई टीम तश्कील दी है जिसको अच्छा। कि हमाद नज़र लीड करेंगे। उनके पास के तो शिबली साहब ये तय होगा कि हफीज शेख दोबारा वजीर खजाना नहीं आएंगे पीटीआई गवर्नमेंट में फिलहाल? जी, जो मुझे लग रहा है वो ऐसी बिल्कुल ऐसी। अच्छा, ठीक। तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा, अब आप ये थोड़ा बता दीजिए कि वैक्सीनेशन को लेकर, अब ये मेरा सवाल है, मुझे पता है असद उमर साहब के पास ज़्यादा नॉलेज है इसलिए मैं मुसद्दिक साहब के बार बार पूछने भी आपकी तरफ नहीं आ रहा था, लेकिन चले आप गवर्नमेंट के और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहे और मुझे उम्मीद है कि आप अनकरीब दोबारा बनने वाले वेल डिजर्विंग कैंडिडेट है इस स्लॉट के लिए। तो कि क्या पोजीशन क्या है, वैक्सीनेशन हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस वक्त? देखें इसमें देखें, हमने जिस तरह आपको पता है कि जिस तरह से बेहतरीन तरीके से हमने कोविड को हैंडल किया पहली वेव में और सेकेंड वेव में, इस दफ़ा जो वैक्सीनेशन है आपको पता है कि एक आलमी डिमांड है जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्क जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद जो वैक्सीनेशंस आई हैं बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से। जो शिबली साहब, आई एम सॉरी, मुझे ब्रेक के बाद दोबारा आपके पास वापस आना है। आपका इस सवाल का जवाब रह गया तिशनगी, मैं इस ब्रेक के बाद आपके पास आता हूँ। एक ब्रेक लेंगे जी।